हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो सीरीज चल रहा था हमारा पंचायती राज, ये इसका तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम बेसिकली ये जो एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, उसके फीचर्स के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो पहले सबसे पहले अगर हम देखें बात करेंगे सिग्निफिकेंस इस एक्ट की, इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस रही बेसिकली। तो देखिए, दिस एक्ट हैज एडेड ए न्यू पार्ट दैट इज पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उससे पहले क्या था कि आपके 8 पार्ट थे, 8 पार्ट थे, और इसके अकॉर्डिंग ये जो एक्ट आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग एक और नया पार्ट 9 ऐड किया गया हमारे भारतीय संविधान में। ओके, दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज द पंचायत। सो ये जो पार्ट है इसका नाम द पंचायत रखा गया एंड कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। तो इसके जो ये पार्ट, इसके अंडर ये सारे प्रोविजंस थे, यानी कि ये जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। ओके, इन एडिशन द एक्ट हैज एडेड ए न्यू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ जो है ये एक्ट के अकॉर्डिंग एक नया शेड्यूल भी ऐड हो गया हमारे संविधान में, जिसे हम 11th शेड्यूल के नाम से जानते हैं। ओके, 11वां शेड्यूल। इसके अकॉर्डिंग आपके इसके अंदर जो है पंचायती राज से रिलेटेड सारे प्रोविजंस, उसके फंक्शनरीज आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, This schedule contains 29 functional items of the पंचायत। It deals with आर्टिकल 243G। तो ये जो नया शेड्यूल ऐड किया गया था 11th शेड्यूल, इसमें आपको देखेंगे 29 कुछ 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। क्या कि कौन कौन से मैटर्स के ऊपर क्या क्या फंक्शनिंग रहेगा हमारे पंचायत के, उसके ऊपर डिटेल दिया गया है। ओके, मेंशन किया गया है। उसके आगे हम देखने वाले हैं ये 29 फंक्शनल आइटम्स। ओके, और ये जो है आइटम्स ये आर्टिकल 243G के अंडर आते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, दिस एक्ट हैज गिवन ए प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सेज दैट। देखिए, ये जो एक्ट आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, इसके अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल शेप मिला, प्रैक्टिकल रूप मिला, आप कह सकते हैं आर्टिकल 40 के जो प्रोविजंस हैं। ओके, आर्टिकल 40 में आपका आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके अकॉर्डिंग जो है पंचायती राज को यानी कि सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया और इसी को प्रैक्टिकली दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया बाय दिस एक्ट। ओके, ये आप याद रखें। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया बेसिकली आर्टिकल 40 में, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को जो ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोविजन था ये आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग था, और इससे ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मिल गया अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम एंड टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये प्रोविजंस को एज इट इज प्रैक्टिकली यूज में लाया गया। नेक्स्ट, दिस आर्टिकल फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि हमने अभी कहा कि ये जो आर्टिकल 40 है ये आपके डीपीएसपी के अंदर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर नजर डालेंगे। देखिए, द एक्ट गिव्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो हमने जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो उस प्रोसेस में हमने देखा कि जो पीवी नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट जब भी आया उसके दौरान ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था और इसी दौरान ही ये जो एक्ट पास हुआ था। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, इट हैज ब्रॉट देम अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिफिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ जब ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया तो ये जो प्रोविजन है जस्टिफाइबल हो गया। जैसे कि हमने देखा था अभी जो आर्टिकल 40 है जिसके अंदर डीपीएसपी आते हैं, और हमें ये पता है कि जो हमारे डीपीएसपी होते हैं वो नॉन जस्टिफिबल होते हैं, लेकिन जब उसको एक फुल फ्लेजेड एक एक्ट बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, तब ये जस्टिफाइबल बन गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट। ओके, जस्टिफाइबल पार्ट बन गया। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट से ये ऑब्लिगेट है, यानी कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है इनके लिए अडॉप्ट करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओके, जो भी प्रोविजंस होंगे इस एक्ट के उसके अकॉर्डिंग आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा पंचायती राज सिस्टम। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स क्या हुआ, नाइदर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत नॉर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स डिपेंड इन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनीमोर। तो ये जो एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि पहले हम क्या देखते थे कि ये जो पूरा कंप्लीट कंट्रोल था, ओके, प्रोविजन से रिलेटेड वो पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास था और वो अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से प्रोविजंस बना के जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते थे या फिर एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे पंचायत उसको करते थे। लेकिन ये एक्ट के पास होने के बाद कुछ ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, फाइनलाइज किया गया और उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें होने लगी, जैसे कि रेगुलर इलेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, ये सारे एक्ट के अकॉर्डिंग होने लगे, एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ओके, और जो सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था वो अभी हट गया। ओके, विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट नीडेड एनीमोर। ओके, इट वाज एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट और द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट।
द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कैन बी ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज। तो इसके जो भी प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, उसे हम दो कैटेगरीज में, दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जो आप देख सकते हैं कंपलसरी, एंड दूसरा जो है वॉलंटरी। तो कुछ कंपलसरी प्रोविजंस हैं फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस भी रखे गए हैं। ओके, क्या क्या है वो देखेंगे आगे। तो the compulsory provisions of the act have to be included in the state's law creating the new पंचायती राज सिस्टम। जो भी स्टेट्स पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है और जो कंपलसरी प्रोविजंस है उन्हें वो कंपलसरी है रखने के लिए। ओके, दैट इज बाउंड फॉर दैट। ओके, देखते हैं सिग्निफिकेंस के अंडर ही आप देख सकते हैं वॉलंटरी प्रोविजंस की जब हम बात कर रहे थे। The voluntary provisions on the other hand may be included at the discretion of the state। देखिए कि हमने दो टाइप के देखे प्रोविजंस। पहला जो है कंपलसरी प्रोविजंस, कंपलसरी जो है वो जो कि बाइंडिंग है, कंपलसरी है, वो रखना ही पड़ेगा वो प्रोविजंस आपके पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में। जो वॉलंटरी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट्स। अगर स्टेट चाहे तो उसे रख सकते हैं, वरना नहीं रखें तो भी चलेगा। ओके, thus the voluntary provisions of the act ensures the right of the state to take local factors like geographical, politico, administrative and others। तो वो जो है वॉलंटरी प्रोविजंस जो है वो उस लोकल कंडीशंस को देख के, लोकल सिचुएशन, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उस सारी सिचुएशंस को देख के ये डिपेंड करता है स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उसे अडॉप्ट करेंगे कि नहीं, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन जो कंपलसरी प्रोविजंस हैं दे आर कंपलसरी, ओके, बाउंड है। तो इन कंसिडरेशन व्हाइल अडॉप्टिंग द न्यू सिस्टम, तो ये जो वॉलंटरी प्रोविजंस अडॉप्ट करने के टाइम पे ये सारी चीजें देख के किए जाएंगे बाय द स्टेट्स गवर्नमेंट इटसेल्फ। ओके, द एक्ट इज सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो ये जो एक्ट आया था ये बहुत ही, आप बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट लैंडमार्क था, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। ओके, क्योंकि ये जो है ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एक इवोल्यूशन दिया, यानी कि एक पावर मिल गया, एक स्टेटस मिल गया उनको, और उनका जो जनरली जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा, यानी कि पूरा एक सॉलिडिफाई होने लगा। ओके, It transfers the representative democracy into participative democracy। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सारे डेमोक्रेसी चली हुई आ रही थी, उस केस में अभी ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया, आप बोल सकते हो। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें कि हम नॉर्मल सिटीजन्स, तो सारे के सारे सिटीजन्स इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो इस तरीके के हम कंपेयर कर सकते हैं। जो एक रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में जनरली जो डेमोक्रेसी का लिमिटेड पावर रह गया था रिस्ट्रिक्ट होकर, उससे हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को देखने का जो टाइम है या फिर देखने का जो चांस मिला वो एज फॉर दिस एक्ट मिला था। ओके, इट इज अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल इन द कंट्री। तो ग्रासरूट लेवल पर डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया गया था। ओके, सैलेंट फीचर्स, तो इसके फीचर्स के ऊपर हम नजर डालते हैं, क्या क्या सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये एक्ट के। ओके, तो सबसे पहले देखिए ग्राम सभा। तो ये जो एक्ट आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है ग्राम सभा का एक कॉन्सेप्ट आया था। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो इस एक्ट में ये कहा गया, एक प्रोविजंस रखा है कि ग्राम सभा कंडक्ट किए जाएंगे जो कि आपके फाउंडेशन होंगे पंचायती राज सिस्टम्स के। ओके, इट विल बी द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बोल सकते हैं या फिर फाउंडेशन। ओके, इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ए विलेज। तो ये जो ग्राम पंचायत है इसमें जो है ये पर्सन्स रहेंगे, ओके, उसी गाँव के पर्सन्स रहेंगे जिनके की इलेक्टोरल रोल्स में नाम है, कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। तो ये विलेज लेवल में रहेंगे और जो उसी पंचायत के अकॉर्डिंग जो भी गांव आ रहे हैं उस गांव के ये मेंबर्स होने चाहिए। ओके, Thus, in a village assembly consisting of all the registered voters in an area of the पंचायत। तो अगर हम ग्राम सभा की बात करें, जो भी वोटर्स हैं, ओके, उस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर डिफरेंट विलेजेस होंगे, उस पर्टिकुलर विलेजेस के जितने भी वोटर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स रहेंगे। ओके, इट विल बी असेंबली ऑफ दोज मेंबर्स। इट में एक्सरसाइज सच पावर्स सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एट द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर उस पर्टिकुलर स्टेट के डिटरमाइन करेंगे, जिस तरीके से वो प्रोविजंस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग इन्हें अपना पावर मिलेगा और उसी तरीके के ये काम करेंगे ग्राम सभा। ओके, नेक्स्ट फीचर जो है हम बात करेंगे 3 टायर सिस्टम की। ओके, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए 3 टायर सिस्टम। तो बेसिकली हमने जैसे कि अर्लियर जब ये इवोल्यूशन हुआ, स्टार्टिंग हुआ पंचायती राज का, तब हमने बात किया था कि कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि 2 टायर सिस्टम फॉलो कर रहे थे, कुछ 4 टायर्स, कुछ 3 टायर्स। तो इसे एक फिक्स्ड सिस्टम कर दिया गया और ये रखा गया 3 टायर सिस्टम। तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग आप 3 टायर सिस्टम ही फॉलो करेंगे फॉर द पंचायती राज इन एवरी स्टेट्स। दैट इज पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत बनाया जाएगा, इंटरमीडिएट लेवल पे और हमारे विलेज लेवल पे। ओके, 3 जगह आपको 3 टायर सिस्टम देखने को मिलेगा, विलेज, ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट। दस द एक्ट ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। तो इस केस में क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल गया आफ्टर दिस एक्ट के। उससे पहले क्या होता था कि वो वैरी करता था स्टेट टू स्टेट, उसका जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन पूरा कंप्लीटली डिफरेंट था। तो ये एक्ट आने के बाद क्या हो गया,
ये पूरा यूनिफॉर्मिटी आ गया, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा सारे स्टेट्स में, जहां भी आपको पंचायती राज देखने को मिलेगा थ्रू आउट द कंट्री, आपको एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा उनके स्ट्रक्चर में, उनके कॉपोजिशन में। ओके, हाउएवर स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी रखेगी कि अगर कोई स्टेट्स है, अगर कोई एरिया है, कोई विलेज जहाँ पे कि आपका 20 लाख पॉपुलेशन नहीं है, ओके, किसी स्टेट में 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो उस केस में आप इंटरमीडिएट लेवल ना रखें तो भी चलेगा, यानी कि 2 टायर सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन जरूर याद रखें। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। तो इसके मेंबर्स और चेयरपर्सन से रिलेटेड जो भी इलेक्शन प्रोसीजर होंगे उसका भी प्रोविजंस दिया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत ऑफ द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तीनों जगह पे, यानी कि 3 टायर में, तीनों के तीनों टायर में जो विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तीनों जगह आपके डायरेक्टली इलेक्शन होके जो मेंबर्स और चेयरपर्सन सिलेक्ट किए जाएंगे। फर्दर द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो चेयरमैन जो होंगे इसके पंचायत जो कि इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरमैन होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स देयर। जो भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनके थ्रू में ये जो है हमारे इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरमैन इलेक्ट किए जाएंगे। बाकी जो विलेज लेवल पंचायत है उनके मेंबर्स और चेयरमैन डायरेक्टली वो इलेक्ट होंगे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। ओके, ये डिफरेंस याद जरूर रखें। हाउएवर चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। तो जो अगर हम बात करें पंचायत लेवल के जो चेयरपर्सन होंगे, पंचायत लेवल के चेयरपर्सन को अगर आपको इलेक्ट करना है, जो विलेज लेवल पंचायत है वो किस तरीके से इलेक्ट होंगे उसके रिलेटेड जो भी सारे मैटर्स रहेंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर हमारे डिटरमाइन करेंगे, बट डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू करवाना है या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कि अब नॉर्मली डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाता है आज की डेट में। ओके, तो ये जो है चेयरपर्सन विलेज पंचायत के ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे, और ये जो पावर है ये कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर के पास है कि वो डिटरमाइन करेंगे किस तरीके से ये सब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। इसमें भी आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगर कोई एरिया है जहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके, इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर उतना है उसके हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशंस भी देना है, तो उसमें आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा इन एवरी पंचायत। ओके, एट ऑल द 3 लेवल्स, दैट इज विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, तीनों लेवल पे रिजर्वेशंस का प्रोविजंस दिया गया है। फर्दर द स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज ऑफ एनी अदर लेवल फॉर एससी एंड एसटी। साथ ही साथ जो है रिजर्वेशन फॉर ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन के लिए भी है, चेयरपर्सन के लिए मेंबर्स तो है ही है, साथ ही साथ आपकी चेयरपर्सन के लिए भी रिजर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे फॉर एसटीज एंड एससीज। ओके, एट द पंचायत विलेज और एनी अदर लेवल, तो सारे लेवल पे आपको रिजर्वेशंस देखने को मिलेंगे। तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो ये रिजर्वेशन कितने दिए जाएंगे? ओके, ऐसा तो नहीं है कि हर एक सीट्स के ऊपर आप रिजर्वेशन रख दो, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो कुछ लिमिटेड सीट्स, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर ही रिजर्वेशन हो पाएगा। तो वो कितना है? दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। जितने सीट्स हैं उसके 1/3, 1/3 सीट्स के ऊपर ही रिजर्वेशन हो सकता है फॉर वुमेन, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू एससीज एंड एसटीज। तो ये जो है देखिए 1/3 सीट्स तो है, ये है बेसिकली वुमेन के लिए। ओके, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है 1/3, 1/3, और जिसमें कि आपके वुमेन्स बिलोंगिंग टू एससीज एंड एसटीज भी आ जा रहे हैं। ओके, एससी एसटीज के वुमेन और उसके अलावा भी जो अदर कैटेगरीज के वुमेन है उनको भी कंप्लीटली कंबाइन करके टोटल होना चाहिए 1/3 सीट्स। ओके, रिजर्व फॉर देम। Further, not less than 1/3 of the total number of offices of chairpersons in the panchayats at each level shall be reserved for women. So, chairman के केस में भी 1/3 सीट्स रिजर्व रहना चाहिए for women. Okay. The Act also authorizes the legislature of a state to make any provisions for reservations of seat in any panchayat or offices of chairman in the panchayat at any level in favor of the backward classes. साथ ही साथ ये जो एक्ट है ये अथॉरिटी देता है, पावर देता है किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो डिफरेंट प्रोविजंस बनाए। ओके, रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और डिफरेंट बैकवर्ड क्लासेस को भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, वो चाहे मेंबरशिप में हो या फिर आपके जो चेयरमैन पर या फिर चेयरमैनशिप हो। ओके, तो दोनों केसेस में रिजर्वेशन हो सकता है, और ये जो कंप्लीट पावर है ये आपको स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया कि आप प्रोविजंस बनाएं इसके रिगार्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, इसकी टर्म की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितने टाइम होता है। देखिए, द एक्ट फॉर ए 5-year टर्म ऑफ द ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल। तो ये जो देखिए 3 लेवल है, 3 टायर लेवल, हर एक लेवल पे आपको 5 साल का टर्म देखने को मिलेगा ये के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। लेकिन ये जो है कंप्लीट होने से, यानी कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, उसके रिलेटेड भी प्रोविजंस हैं। देखिए, फर्दर फ्रेप्स इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत शैल बी कंप्लीटेड। तो अगर ये डिसॉल्व हो जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म,
फिर आपको फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करके इलेक्ट करना पड़ेगा नए मेंबर्स और चेयरपर्सन। देखिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 years, तो 5 साल का ड्यूरेशन खत्म होने से पहले आपको एग्जाम ये जो है इलेक्शंस कंडक्ट करके मेंबर्स इलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, तो अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन जैसे कि आपका नॉर्मल टाइम पीरियड है 5 साल, तो 5 साल जब डिसॉल्व होगा, ओके, यानी कि कंप्लीट होगा, उसके 6 महीने पहले आपको इलेक्शंस कंडक्ट करके डिसॉल्व होने से पहले ही आपको नए मेंबर्स चूज कर देना चाहिए। तो यानी कि उसी डेट से जब ये डिसॉल्व होगा उसी दिन से आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए नए मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे। ओके, तो इन केस ऑफ अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, नॉर्मल डिसोल्यूशन हो रहा है, तो ये आपको उससे पहले आपको कंडक्ट करवाना पड़ेगा इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस। बट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर व्हिच द डिसॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड इज लेस देन 6 months, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शंस फॉर कंस्टिट्यूटिंग न्यू पंचायत फॉर सच पीरियड। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप याद रखें। देखिए अगर कोई डिसोल्यूशन क्या केस हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, तो इन दिस केस द रिमाइंडर पीरियड है, द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर व्हिच द डिसॉल्व पंचायत विल हैव कंटिन्यूड, यानी कि अगर आप सोचो कि 5 साल टाइम पीरियड है लेकिन 3 साल के बाद ये कुछ रीजन की वजह से डिसॉल्व हो जा रहा है, तो अगर 2 साल बाकी है तो इन दैट केस यू कैन कंडक्ट द इलेक्शन। लेकिन अगर वो जो रिमेनिंग पीरियड इज लेस देन 6 months है, वो 6 महीने से कम है, यानी कि आपको 4 साल 7 महीने, 4 साल 8 महीने हो चुका है और एंड होने के लिए 2-3 महीने ही बाकी है, देन इन दैट केस इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन। तो इन दैट केस आप फ्रेश इलेक्शंस नहीं होल्ड करेंगे तो भी चलेगा, ओके, फॉर कंस्टिट्यूटिंग न्यू पंचायत, क्योंकि कुछ 6 महीने ही हैं, ओके, और 6 महीने के लिए आप किसी को ऐसे इलेक्शन प्रोसेस करके किसी को इलेक्ट करके 6 महीने के लिए इतना खर्च नहीं हो सकता, ओके, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगता है, साथ ही साथ बहुत कॉस्टिंग भी होता है, ओके। तो इसी वजह से अगर वो 6 महीने से कम टेन्योर बाकी है, रिमेनिंग है, तो इन दैट केस आप इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करेंगे, तो वो डायरेक्टली फ्रेश इलेक्शन 5 साल के लिए ही होगा, ओके। मोreover, a पंचायत constitution upon the dissolution before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved पंचायत would have continued and it has not been so dissolved। और ये भी बात देखिए, अगर 5 साल कंप्लीट होने से पहले डिसॉल्व हो जा रहे कोई भी पंचायत 3 साल या फिर 4 साल में, तो बाकी जो रिमेनिंग 1-2 साल है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही, जब भी आप इलेक्शन करेंगे रिमेनिंग पीरियड के ही लिए ही वो सर्व करेगा पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, ना कि पूरा कंप्लीट 5 साल, ओके। अगर 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो जब फ्रेश इलेक्शंस किए जाएंगे वो पर्टिकुलर पर्सन रिमेनिंग पीरियड तक ही सर्व करेगा, नॉट 5 years, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इन अदर वर्ड्स, पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय फुल पीरियड ऑफ 5 years, ये 5 साल पूरा एंजॉय नहीं करेंगे, बट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर रिमेनिंग पीरियड, बाकी के रिमेनिंग पीरियड तक ही ये सर्व करेंगे, ऑफिस में रहेंगे, ओके। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, डिस्क्वालिफिकेशंस के ऊपर नजर डालेंगे, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, कौन इसके मेंबर्स नहीं हो सकते। देखिए, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पंचायत इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड। किसी को हम पंचायत के मेंबर्स बनाने से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर ये कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं। देखिए, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर और द स्टेट कंसर्न। और देखिए, कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसी टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट करना जो स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई होने, देन इन दैट केस वो हो सकते हैं। साथ ही साथ अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई लॉ ऐसा है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पंचायत, उसके अकॉर्डिंग भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो फिर वो मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। हाउएवर, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 years ऑफ एज इफ ही हैड अटेन्ड द एज ऑफ 21। यानी कि इसमें कोई ऐसा आप नहीं बोल सकते 25 साल नहीं हुआ है तो आप मेंबर नहीं बन सकते, या फिर ऐसा पंचायत की में रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो सकते, उस तरीके का कुछ नहीं रहता। इसका तो मिनिमम एज होता है वो 21 years होता है, ओके। फर्दर, ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रेफर्ड टू सच ऑथोरिटी एट द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। तो इससे रिलेटेड जो डिस्क्वालिफिकेशंस होंगे ये नहीं होंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, डिलेमास होंगे, वो किससे रेफर किया जाएगा, उसी अथॉरिटी को रेफर किया जाएगा जो कि डिटरमाइंड है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जिसे चाहे, यानी कि वो पावर, पर्टिकुलर पावर जिसे दिया गया है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, उसी अथॉरिटी को ये रेफर किया जाएगा और उनके जो भी डिसीजन होंगे उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाएंगे, ओके। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है एज पर द एक्ट, उसके ऊपर नजर देखेंगे। द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल
of the preparation of electorals and the conduct of all elections to the panchayats shall be vested in the state election commission। यानी कि जो भी सुपरिटेंडेंट होगा या फिर डायरेक्शंस होगा, कंट्रोलिंग पावर होगा, साथ ही साथ जो इलेक्शन के लिए प्रिपरेशंस होंगे, इलेक्टोरल्स रोल्स बनाए जाएंगे, तो ये सारे या फिर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, तो ये जो सारा पावर है या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीटली स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास दिया गया है। ओके, तो इनको दिया गया है पूरा चार्ज। तो इसे देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन होंगे, इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे जिन्हें की अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द गवर्नर। ओके, हमारे राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट मिला होगा। He shall not be removed from the office except in the manner and on the grounds prescribed for the removal of the judges of the state high court। यानी कि अगर हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो इन्हें आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। इन्हें किस बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि एक आप जज ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट, एक स्टेट हाई कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करेंगे या फिर जिस ग्राउंड्स पे रिमूव करेंगे, कि जिस प्रोसेस पे आप रिमूव करेंगे उसी तरह ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो इनके स्टेटस उनके बराबर आप मान सकते हैं। ओके, इन द केस ऑफ हिज रिमूवल। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखें। His condition of office shall be not vary to his disadvantage after his appointment। तो अपॉइंटमेंट के बाद इनके जो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ऑफिसेस के, वो आप वेरी नहीं कर सकते फॉर हिज डिसएडवांटेज, यानी कि उनका कोई डिसएडवांटेज हो उसी तरीके से इसे चेंज नहीं किया जा सकता, डिक्रीज नहीं किया जा सकता। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस टू द पंचायत्स। तो जो भी मैटर्स होंगे, जो भी इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, नो डाउट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन जो भी सारे प्रोविजंस होंगे उसके रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएंगे। ओके, जो भी पंचायत से रिलेटेड इलेक्शंस प्रोसेस होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे, और पावर्स जो है सुपरिटेंडेंट्स का, डायरेक्शन का, कंट्रोल का, कंडक्ट करवाने का, इलेक्टोरल रूल्स बनाने का, वो पूरा कंप्लीट पावर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास दिया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर देखते हैं क्या क्या है इनके पावर्स और फंक्शंस। तो देखिए, द स्टेट लेजिस्लेचर में एंडो द पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो पावर्स एंड फंक्शंस क्या दिए जाएंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, उसका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा अथॉरिटी वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो ये जो जिस तरीके के काम देना चाहेंगे उसी तरह का काम और पावर्स दे सकते हैं टू द पंचायत। ओके, सच स्कीम में कंटेन प्रोविजंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि जिस लेवल पे के भी हो, यानी कि आप बोल सकते हैं विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिस किसी लेवल में जिस तरह के काम की रिक्वायरमेंट है उसी पर्टिकुलर सेल्फ गवर्नेंस बॉडी से, तो उसी तरीके के काम आपके स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उन्हें दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये दो कुछ कैटेगरीज अगर हम करें, पहला अगर कैटेगरी देखें तो कुछ ऐसे प्लान्स बना सकते हैं किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए। अगर कोई प्रोविजंस हैं, कोई प्लान्स हैं, तो ये उससे रिलेटेड फंक्शंस दे सकते हैं पंचायत को। साथ ही साथ इम्प्लीमेंट्स फॉर स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उसे लोकल एरिया का, और सोशल जस्टिस मिल सके एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम, इंक्लूडिंग इन द रिलेशन टू द 29 मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। तो कुछ 29 मैटर्स दिए गए हैं, ओके, जो कि 11th शेड्यूल के अंडर आती हैं। तो ये सारे फंक्शंस हमारे पंचायत को मिल सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके, इफ दे विश। ओके, तो इसके रिलेटेड भी सारे फंक्शंस आप देखेंगे वो मिलेंगे। तो ये आगे हम देखेंगे कि 11th शेड्यूल में कौन कौन से मैटर्स लिस्टेड हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसेस, तो ये जो है हमने अभी अभी देखा, तो नो डाउट ये एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, पावर्स दिया गया है, इनके इलेक्शंस प्रोसेस है, सब कुछ अभी हमने देखा। लेकिन बहुत जरूरी जो चीज है वो है फाइनेंस। ओके, बिकॉज बिना फाइनेंस के आप कोई भी काम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर सकते। तो फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस आया था 73rd एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें ये कहा गया कि द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज ए पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहें तो ये पंचायत को ये अथॉरिटी दे सकती है, पावर दे सकती है, ताकि ये इम्पोज करें, टैक्स कलेक्ट करें, जो कि अप्रोप्रिएट टैक्स है उस लोकल रीजन्स में। ओके, आप बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे, किस टाइप के टैक्सेस रहते हैं। ओके, टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस ये सारा कलेक्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए। ओके, साथ ही साथ असाइन टू ए पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी फीस कलेक्ट करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी, वो असाइन भी कर सकती है पंचायती राज को, दे भी सकती है। ओके, प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स। यानी कि जब स्टेट लेजिस्लेचर कंसोलिडेटेड कुछ जब इसका बजट बनाया जाएगा, पंचायत के लिए भी कुछ ग्रांट इन एड्स दिए जाएंगे, ओके, फ्रॉम
फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से इनका फाइनेंसेस भी इंक्रीज हो सकता है, मिल सकता है इन्हें। साथ ही साथ जो है प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत। तो ये क्या है, कुछ फंड्स बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत, यानी कि जो भी पंचायत रिलेटेड एक्सपेंडिचर है इनके लिए जो भी देना चाहिए वो इसी तरीके से वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे, बनाएंगे किस तरीके से कहाँ से अलॉट करना है, वो कंप्लीटली आपके स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये जितना चाहे उतना ये अपना प्रोवाइड करेंगे टू द पंचायत। ओके, आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है इस केस में। The governor of the state shall, after every 5 years, constitute a finance commission to revive the financial position of the पंचायत। यानी कि जो पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर होंगे वो एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, ताकि जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत की वो हर साल चेकिंग किया जा सके, रिवाइव किया जा सके। इट शैल मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे फाइनेंस कमीशन है पंचायत से रिलेटेड ये सारे रिकमेंडेशंस करेंगे गवर्नर को। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द पंचायत्स ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविड बाय द स्टेट। स्टेट्स जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस कलेक्ट करेगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बिटवीन द पंचायत्स। ओके, पंचायत्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो डिसाइड करेंगे हमारे फाइनेंस कमीशन। साथ ही साथ द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस दैट में बी असाइन टू द पंचायत। तो पंचायत को जो असाइन किए जाएंगे ड्यूटीज, टैक्सेस, वो कौन डिटरमाइन करेंगे, हमारे फाइनेंस कमीशन, जो कि गवर्नर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल में। द ग्रांट इन टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो ग्रांट इन एड्स क्या मिलेंगे पंचायत को, वो भी फाइनली हमारे फाइनेंस कमीशन ही मानेंगे या फिर गवर्न करेंगे, डिसाइड करेंगे। द मेजर्स नीडेड टू इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है पंचायत की, उससे रिलेटेड जो भी मेजर्स या फिर स्टेप्स लेना चाहिए वो भी हमारे फाइनेंस कमीशन डिसाइड करते हैं। ओके, वो सारे रिकमेंड करते हैं गवर्नर को। ओके, एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू इट बाय द गवर्नर इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस ऑफ द पंचायत। तो पंचायत की किस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके रिगार्डिंग द फाइनेंस मैटर, वो सारी रिकमेंडेशंस जो है हमारे फाइनेंस कमीशन गवर्नर को देते हैं 5 साल में, यानी कि एनुअल रिपोर्ट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये अपना एक्शंस लेते हैं। ओके, आगे फाइनेंस कमीशन से कुछ और बातें देखते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द मेंबर्स ऑफ देयर सिलेक्शन। यानी कि जो फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, नो डाउट अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी कंपोजिशन से रिलेटेड उनके क्वालिफिकेशंस या फिर मेंबर्स कितने रहेंगे, ओके, कौन कौन मेंबर्स रहेंगे, तो ये जो सारा पार्ट है ये स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। द गवर्नर शैल टेक द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन अलॉन्ग विद द एक्शंस टेकन रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो भी ये रिकमेंडेशंस देंगे ये स्टेट लेजिस्लेचर में देंगे और ये गवर्नर को देंगे और गवर्नर इसे रिप्रेजेंट करेंगे, पेश करेंगे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाएंगे। द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन शैल आल्सो सजेस्ट द मेजर्स टू नीड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट्स। यानी कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी इसमें एक रोल प्ले कर सकता है। ये ऑल्सो सजेस्ट कर सकते हैं कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स, ताकि आपके जो पंचायत हैं उनको प्रॉपर फंडिंग हो सके, प्रॉपर फाइनेंशियल कंडीशन बना रहे उनका और वो ठीक तरीके से काम कर सके ऑन द बेसिस ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट्स। जो फाइनल कमीशन स्टेट्स के होंगे उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हमारे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं मेजर्स, ओके, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द पंचायत। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, तो देखिए अभी हमने फाइनेंस के ऊपर नजर डाला कि फाइनेंस आ रहा है, फंड दिया जा रहा है, तो ऑडिट भी होना चाहिए उसके ऊपर। ओके, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए कि किस तरीके से फंड को यूज किया जा रहा है, सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं उसके ऊपर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि ये प्रोविजंस बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। तो किस तरीके से वो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, किस तरीके से ऑडिटिंग होंगे, उससे रिलेटेड जो भी सारे प्रोविजंस है वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे। ओके, एप्लीकेशंस टू यूनियन टेरिटरीज, तो अगर हम ग्राम पंचायत की जो बात कर रहे हैं या फिर हम पंचायती राज सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, जब ये एक्ट आया तो ये स्टेट्स के लिए तो हमने अभी भी देखा कि किस तरीके एप्लीकेबल है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के केस में ये किस तरीके से कार्यकारी होंगे, किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे कि नहीं, उसके ऊपर देखते हैं नजर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज मे स्पेसिफाई। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो डिसाइड करेंगे कि जो पर्टिकुलर प्रोविजंस अभी हमने देखा वो पर्टिकुलर प्रोविजंस कौन से यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होंगे, किसमें मॉडिफाई होकर अप्लाई होंगे, किसमें कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, वो सारी बातें जो है हमारे राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है बेसिकली। एग्जम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज, तो कौन कौन से स्टेट्स एग्जम्प्ट हैं इस एक्ट से, यानी कि ये जो सारे प्रोविजंस से कुछ मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर भी देखते हैं डिटेल में। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड सर्टेन अदर एरियाज। तो ये जो आप स्टेट्स कुछ याद रखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी
एक्ट आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और उसके जो प्रोविजंस है वो इस स्टेट्स में अप्लाई नहीं होते, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में, और कुछ सर्टेन एरियाज। कौन से वो एरियाज? देखिए, द एरियाज इंक्लूड द शेड्यूल एरियाज ऑफ एंड द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स, यानी कि जो शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज होंगे कुछ स्टेट्स में, जो कि डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर गवर्नर के थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, तो वो एरियाज में ये काम नहीं करेंगे, इम्पोज नहीं होंगे। साथ ही साथ द हिल एरियाज ऑफ मणिपुर फॉर विच ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट, जो मणिपुर के हिली एरियाज हैं उसके लिए भी एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि इसमें जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेट करता है उस पर्टिकुलर रीजन को। साथ ही साथ आप देखेंगे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी ये एग्जेम्प्टेड है, फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट, जो इसमें है जो है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है इसी वजह से। नेक्स्ट, हाउएवर द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज में स्पेसिफाई। ओके, लेकिन ये जो एग्जेम्प्टेड स्टेट्स है इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और इसे एक्सटेंशन करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ओके, तो ये एक्सटेंड कहाँ तक कर सकते हैं? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस भी ला सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी ला सकते हैं, वो स्पेसिफाई करेंगे बाय द पार्लियामेंट। ओके, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। ओके, तो पंचायत से जो एग्जिस्टिंग लॉज, अब पहले कुछ लॉज चले हुए आ रहे थे पंचायत, ये जो एक्ट पास होने से पहले पंचायत से रिलेटेड, अभी जब ये एक्ट आया उससे उसके बीच में जो एक आप बोल सकते हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट थे, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि अलग थे, तो किस तरीके से उसे कंटिन्यू किया जाए, जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसे किससे कंटिन्यू करेंगे, उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे। तो ऑल द स्टेट्स लॉज रिलेटिंग टू पंचायत शैल कंटिन्यू टू बी इनफोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ये कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग पंचायती राज है, ओके, जिस स्टेट्स में ऑलरेडी एनफोर्स किया गया है, तो उस स्टेट्स की जो भी उनके प्रोविजंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे कितने साल तक? 1 year तक। ओके, जो ये एक्ट आने के बाद, ये एक्ट आया था बेसिकली आपके 1992 में, तो इसके बाद जो है आपके 1 year तक वो कंटिन्यू रहेंगे एग्जिस्टिंग लॉज। ओके, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स ये कहा गया कि द स्टेट्स हैव टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज, जो न्यू प्रोविजंस लाए हैं, न्यू सिस्टम लाए गए, उसे आप अडॉप्ट करेंगे बेस्ड ऑन द एक्ट विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year। आपको 1 साल के अंदर ये प्रोविजंस इंपोज करने पड़ेगी अब, और तब तक आपका एग्जिस्टिंग जो लॉज है उसे कंटिन्यू रखें। ओके, फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 विच वॉज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो एक्ट था 24 अप्रैल 1993 में आपको आया था। ओके, हाउएवर ऑल द पंचायत्स एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट shall continue to the expiry of that term, okay, unless dissolved by the state legislature sooner। तो जो भी पंचायत होंगे वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके, उनके टर्म एक्सपायरी होने तक, लेकिन ये पहले डिसॉल्व हो जाता है तो इन दैट केस आपको जो नया लॉज बनाया गया है, नया सिस्टम बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स पास द पंचायत राज एक्ट इन 1993 एंड 1994। देखिए, ये जो है 1993 और 1994 में बहुत सारे स्टेट्स इसे पास कर दिए अपने अपने लेजिस्लेचर में, और जो है नया सिस्टम अडॉप्ट किए, दैट इज अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके जो भी प्रोविजंस थे उनके अकॉर्डिंग अपने अपने स्टेट्स में लागू करना शुरू कर दिया। ओके, तो फाइनली बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम हम देख रहे हैं, इसके जो इलेक्टोरल मैटर्स हैं, इसमें जो कोर्ट्स का इंटरफेरेंस को बैन किया गया है, फिर बार किया गया है। देखिए, द एक्ट बार्स द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत के जो इलेक्टोरल मैटर्स हैं यहाँ पे जो है कोर्ट्स को बार किया गया है। साथ ही साथ इट डिक्लेयर्स दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी कोर्ट, यानी कि ये भी कहता है कि जो डिलिमिटेशंस हैं, यानी कि जो डिलिमिटेशन कमीशंस बना के जो टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जाते हैं, ओके, जहाँ पे आपको सीट्स अलॉट किए जाते हैं और इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ के रिलेटेड कोई भी मैटर से किसी भी कोर्ट में इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये एक स्पेशल एग्जाम्पशन बोल सकते हैं दिया गया है। इट फर्दर लेज डाउन दैट नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी इन सच मैनर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये भी कहा गया कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी पंचायत से रिलेटेड, तो ये से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता डायरेक्टली बाय द कोर्ट। लेकिन ये कब हो सकता है? जब वो पेटिशनर खुद जो जिसके ऊपर सपोज कुछ डाउट है, या फिर जिसके ऊपर जो विक्टिम है आप बोल सकते हैं, ओके, उस पर्टिकुलर इलेक्शन का, ओके, इलेक्शन इशू का, वो जब तक न चाहे या फिर कोई पिटीशन ना दे उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकता। और ये जो पिटीशन है वो किस तरीके से दिया जाएगा, वो जो मैनर है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इटसेल्फ। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे। आगे देखते हैं कुछ। देखिए, ये जो है हमने बात की थी 29 जो आइटम्स हैं 11th शेड्यूल के अंडर आते हैं, जिनके रिलेटेड आप फंक्शंस करेंगे हमारे पंचायती राज, वो आप देख सकते हैं लिस्ट पूरा। तो ये कुछ फंक्शनल आइटम्स इन द 11th शेड्यूल प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ द पंचायत। तो ये टोटल 29 है नंबर, आप एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस, लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट,
fisheries, soil forestry and farm forestry, minor forest produce, small scale industry including food processing industries, khadi, village and cottage industry, rural housing, drinking water, fuel and fodder, roads, culvert, bridges, ferries, waterways and other means of communications. आगे भी कुछ हैं देखिए, rural electrifications including distribution of electricity, non-conventional energy sources, poverty alleviation programs, education including primary and secondary schools, technical training, vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, markets and fairs, health and sanitation, family welfare, women and child development, social welfare, welfare of weaker sexes, public distribution system, maintenance of community assets. तो ये जो सारे मैटर्स अभी हमने देखा, ये 29 नंबर्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर की आपके पंचायत काम कर सकते हैं, फंक्शनिंग कर सकते हैं एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो खत्म होता है फ्रेंड्स. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.